Hello traders, welcome back to our channel Traders Territory. And in this video we are going to discuss about how to deal with inefficient price action. So you can say that this is the second part of the last video. इसलिए मैंने इस वीडियो को जस्ट उसके बाद रखी है कि हम ये समझ सकें कि डील कैसे करते हैं हम इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन को। मैंने ये तो बता दिया था पिछली वीडियो में कि इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन क्या होता है। तो अगर जो लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है कि इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन क्या होता है तो उसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया पिछली वीडियो में, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। और फिर वहाँ पे मैंने जितने अच्छे समझाया है, अगर आप इस वीडियो पे वो वीडियो देखने के बाद आएंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी आपको, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें उस वीडियो से इस वीडियो में रिकॉल करने वाला हूँ, तो हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो। तो आप वो वीडियो एक बार विज़िट करके एक बार देख सकते हो आप चैनल पे कि वो वीडियो क्या है। ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन तब होता है जब किसी मार्केट में किसी एक पार्टिसिपेंट का डोमिनेंस हो। मतलब कि मार्केट जो है वो बायर्स और सेलर्स के इंटरेक्शन पे मूव करता है। बायर्स और सेलर्स का इक्विलिब्रियम मार्केट में रहना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो प्राइस का रिट्रेसमेंट नहीं होगा। प्राइस एक ही, अगर बायर्स का डोमिनेंस रहेगा तो प्राइस ऊपर ही चलती जाएगी और सेलर का डोमिनेंस होगा तो प्राइस नीचे ही आती जाएगी। तो इसीलिए बायर और सेलर का इक्विलिब्रियम होना ज़रूरी है। तो हम लोगों ने ये देखा था कि इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन में किसी एसेट के ट्रांजैक्शन में जब किसी एक पार्टिसिपेंट का आइदर बायर और सेलर का डोमिनेंस ज़्यादा होता है तो हम उसको इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन में रखते हैं। मतलब कि वो चार्ट पे इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन शो करता है। अगर हम इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन की बात करें तो इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन कुछ ऐसा होता है, प्राइस ऊपर की रिट्रेस की, प्राइस ऊपर की रिट्रेस की, प्राइस ऊपर की रिट्रेस की। इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन में प्राइस गैप्स क्रिएट करती हुई जाती है, गैप्स क्रिएट करती हुई जाती है। अब ये गैप्स कैसे होते हैं वो मैंने पिछली वीडियोस में बताया अच्छे से, बट यहाँ पे मैं एक बार और बता देता हूँ कि जो हमारा फर्स्ट कैंडल, हम लोग बुलिश केस की बात करें, मतलब कि हम लोग अभी अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, हमारे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स के बीच में हमको गैप निकालना पड़ता है। तो जो हमारा फर्स्ट कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल। फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच का ये जो गैप होता है, इसी को हम इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन की वजह से क्रिएट होता है ये गैप। ठीक, इसी गैप को हम इम्बैलेंस कहते हैं, या तो फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, या तो लिक्विडिटी वॉइड कहते हैं। अब ये तीन भी मैंने अच्छे से समझाया था वीडियोज़ में, तो आप एक बार देख लें अच्छे से, तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी कि चीज़ें समझने में आज की वीडियो में, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें उठाने वाला हूँ वहाँ से। तो अभी हम रिकॉल कर लेते हैं हम लोगों ने पिछली वीडियो से क्या क्या सीखा। तो हम लोग कुछ पॉइंट्स वहाँ से उठा के यहाँ पे ले आते हैं इस वीडियो में, ताकि हम लोग उसके हिसाब से आज की वीडियो में डिस्कशन कर सकें। तो पहला टॉपिक ये था, पहली बात ये मैंने की थी कि जो इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन है वो हमेशा ट्रेंड में होती है। हमेशा या तो अप ट्रेंड में होगी, या तो डाउन ट्रेंड में होगी। कभी भी कंसोलिडेशन में आपको इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन जो है, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा अप ट्रेंड में कंटेंट है प्राइस, यहाँ पे हमको गैप दिखा, और अगर हम लेफ़्ट साइड देखें तो हमको यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम पे एक हमको गैप और मिला जो कि लेफ़्ट साइड से चलता आ रहा है। तो हम इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन को, मतलब कि गैप्स को एज एन एंट्री और एग्जिट पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टैप करेगी प्राइस तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। जब इस वाले फेयर वैल्यू गैप पे या फिर इम्बैलेंस पे अप्रोच करेगी तो हम वहाँ पे एग्जिट कर देंगे। ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, ये हमारा एग्जिट पॉइंट होगा, हमारा ऐसा नहीं होगा। अब एंट्री के क्या होता है, एंट्री बेसिकली हम सी पे लेते हैं, मतलब कि सी क्या होता है, तो ये होता है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट अलग टॉपिक है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी बात करते हैं कि क्या सीन है। तो इसका सीन ये है कि हम फेयर वैल्यू गैप को, मतलब जो गैप्स क्रिएट होता है इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन की वजह से, उसको हम एज एन एंट्री और एज एन एग्जिट यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग में। ठीक, तीसरी चीज़ पिछली वीडियो से जो हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे या रिकॉल करेंगे वो ये है कि प्राइस जब भी क्रिएट करती है गैप, तो ये गैप फिल होता है। ठीक, गैप फिल होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्राइस कैसे लिक्विडिटी वॉइड्स को
लिक्विडिटी रिवॉर्ड्स को फिल करते हुए चलती है। जैसे प्राइस इम्पल्सिव मूव दी, रिट्रेस की, इम्पल्सिव मूव दी, रिट्रेस की, इम्पल्सिव मूव दी, रिट्रेस की, ठीक। तो यहाँ की तो लिक्विडिटी रिवॉर्ड फेल होगी, यहाँ की लिक्विडिटी रिवॉर्ड फेल होगी, यहाँ की लिक्विडिटी रिवॉर्ड फेल होगी। जैसे मार्केट जो है वो बहुत ही एफिशिएंट वे में मूव कर, जैसे अगर मार्केट ऐसे मूव करेगा तो ये पूरा वर्ल्ड बच जाएगा, मतलब कि इस एरिया में कोई ट्रेड ही नहीं आया, तो यहाँ पे भी ट्रेड आना ज़रूरी है। फिर जब यहाँ पे हमको चेंज ऑफ करेक्टर मिलता है या फिर एमएसएस मिलता है, मार्केट रिस्ट्रिक्शन मिलता है, तो हमको ये लिक्विडिटी फिर हमारी फेल होती है, लिक्विडिटी रिवॉर्ड। मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से बताया। 3 चीज़ हम पिछली वीडियो से ये यहाँ पे सीखे कि ये रिकॉल की इस वीडियो में कि ट्रेंड में हमेशा इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन चलेगा। इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन को हम लोग एज एन एंट्री और एग्जिट पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, और इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन जो होती है वो हमेशा फील होगी। ऐसा इसलिए होता है कि प्राइस जो होती है, इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन जो होती है वो फील होगी हमेशा। ये हमने तीसरा पॉइंट समझा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राइस जो होती है वो आइदर सीक्स फॉर लिक्विडिटी और इट सीक्स फॉर एरिया ऑफ इनएफिशिएंसी। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि मार्केट जो है वो एक प्रोग्राम के बेस पे चलती है, प्रोग्रामिंग पे चलती है, मतलब कि वो एक एल्गोरिदम पे बेस्ड होती है, जो कि एक कंप्यूटराइज एल्गोरिदम होता है, और वो आइदर लिक्विडिटी सीख करता है और इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन या फिर एरिया ऑफ इनएफिशिएंसी को सीख करता है। ये एक एकदम ही अलग टॉपिक है, एकदम ही अलग टॉपिक है, इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बट थोड़ा बहुत कर लेता हूँ डिस्कशन, क्योंकि मैंने इसके बारे में बता दिया तो हो सकता है कि आप लोगों के मन में डाउट रहे। क्योंकि कई लोग समझेंगे कि प्राइस एल्गोरिदम पे कैसे मूव करेंगे, बेचने पे घटती है और ख़रीदने पे बढ़ती है। जैसे डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ती है, सप्लाई बढ़ता है तो प्राइस घटती है। ऐसा नहीं होता। प्राइस जो बेसिकली होती है बेचने पे और ख़रीदने पे डिपेंडेंट नहीं है। प्राइस एक्चुअली किसी एक एसेट की मूवमेंट में उसका बाइंग और सेलिंग का कोई वो नहीं रहता है। द मूवमेंट ऑफ प्राइस इन मार्केट इज़ बेस्ड ऑन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू ऑटोमेट द मार्केट विद एन एल्गोरिदम। मतलब कि जो प्राइस चलती है मार्केट में वो एक एल्गोरिदम पे बेस्ड रहती है। प्राइस के पीछे एल्गोरिदम रहता है, बेचने पे घटती नहीं है और ख़रीदने पे बढ़ती नहीं है। प्राइस एक एल्गोरिदम पे बेस्ड रहती है। उस एल्गोरिदम को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं IPDA, इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम। IPDA पे प्राइस मूव करती है, ना कि हमारे बेचने और ख़रीदने पे मूव करती है, ठीक। IPDA ओनली सीक्स फॉर आइदर इनएफिशिएंसी और एरिया ऑफ लिक्विडिटी। जैसे हम लोग ने देखा, हम लोग देखते हैं कि प्राइस जब भी जाती है यहाँ पे लिक्विडिटी लेती है, फिर इसके बाद नीचे आती है रीबैलेंस करने इस फेयर वैल्यू गैप को, फिर प्राइस जब जाती है ऊपर तो यहाँ की लिक्विडिटी लेती है हाई की, फिर आती है ये जो गैप बना है इसको रीबैलेंस करती है। प्राइस का हमेशा यही काम है, प्राइस हमेशा ऐसी ही चलती रहती है, जहाँ एरिया ऑफ इनएफिशिएंसी होगी उसको फिल करेगी, लिक्विडिटी उठाएगी, प्राइस हमेशा ऐसे ही चलती रहती है हमेशा। प्राइस का यही काम है कि वो आइदर इनएफिशिएंसी देखे या फिर एरिया ऑफ लिक्विडिटीज देखे, उसके बेसिस पे प्राइस हमेशा मूव करती है। IPDA जॉब इज़ टू मैनिपुलेट द मार्केट बाय इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। मतलब कि IPDA जो होती है वो या तो इन लिक्विडिटी की खोज में जाती है, खोजती है लिक्विडिटी को, जहाँ लिक्विडिटी रहता है वहाँ तक जाती है, या फिर लिक्विडिटी बनाते हुए जाती है। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, हो सकता है आप लोगों ने सुनी होगी इसके बारे में, शायद मेरे हिसाब से सुना होगा। आप लोगों ने AMD के बारे में सुना है, एक्युमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में सुना है कभी? यही है एल्गोरिदम का मेन फंक्शन एल्गोरिदम का यही है। प्राइस पहले एक्युमुलेट करेगी, फिर मैनिपुलेट करेगी। जैसे ये रेंज बाउंड हुआ, ब्रेकआउट ट्रेडर्स को लगेगा कि ये निकल गई, लेकिन निकली नहीं, यहाँ पे बाई स्टॉप्स लेने हैं ये, तो ये सीख की लिक्विडिटी को, ठीक। फिर नीचे आएगी, यहाँ की लिक्विडिटी को सेल साइड को, सेल स्टॉप्स को ले लेगी, ठीक। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप होगा उससे मूवमेंट दिखा देगी। यही है, इसी पे होता है एल्गोरिदम बेस्ड, यही है एल्गोरिदम का काम। पहले एक्यूमुलेट करके ऑर्डर इकट्ठे करने, लिक्विडिटी इकट्ठी करनी,
फिर मैनिपुलेट करना मार्केट को ताकि और लिक्विडिटीज़ आए, फिर डिस्ट्रीब्यूशन दे देना, मतलब कि जो मेन डायरेक्शन है प्राइस का उधर में चल जाना। तो बेसिकली जो IPDA समझते हैं उन लोग इसका अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, जो IPDA नहीं समझ पाते उन लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। जो स्मार्ट मनीज होते हैं उनका यही काम रहता है, क्योंकि वो IPDA को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वो बेसिक जानते हैं कि IPDA का क्या है। IPDA का यही है, मतलब कि प्राइस इंजीनियरिंग करे लिक्विडिटी की, लिक्विडिटी ले, फिर लिक्विडिटी लेने के बाद जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं उनको रिबैलेंस करे। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जब भी ऑर्डर लगते हैं, जैसे अभी बिटकॉइन की प्राइस बहुत शूट की थी, बहुत बहुत ज़्यादा ही शूट अप की थी, तो वहाँ पे वेल्स की कुछ एंट्रीज होती है, ठीक, क्योंकि वो शूट की थी प्राइस, इस वजह से वेल्स की एंट्री हुई थी। अगर आप लोग जाएँ और देखें, अगर अगर मेरी बात पे अभी विश्वास नहीं होता है आप लोगों को, तो अभी क्रिप्टो करेंसी बुल रन में है। क्यों बुल रन में है? क्योंकि बिटकॉइन अपने उस एक जून से एक्यूमुलेशन फेज से निकल चुका है, ठीक, एक्यूमुलेशन फेज से निकल चुका है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्राइस के बाद जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं ना, जब IPDA जैसे हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं तो वो जिससे हम ट्रेड कर रहे हैं उसके पास फीड होते हैं, तो वो भी एल्गोरिदम पे बेस्ड रहता है। तो जब एल्गोरिदम के पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं ना, तो वो क्या करती है, जब भी मान लेते हैं कि प्राइस ऐसे चलनी, प्राइस अप ट्रेंड में है और अभी एक्यूमुलेट कर रही है, मान लेते हैं बहुत दिन से एक्यूमुलेट कर रही है, ऐसे ऐसे एक्यूमुलेट कर रही है, और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स बने हुए हैं, फेयर वैल्यू गैप्स बने हुए हैं, फेयर वैल्यू गैप्स बने हुए हैं। प्राइस क्या करती है, जब उनको फ्यूचर ऑर्डर्स मिल जाते हैं कि अच्छा हाँ यहाँ पे ऑर्डर्स मिल गए हमको, फ्यूचर ऑर्डर्स आ गए, तो प्राइस क्या करती है, उस ऑर्डर वाले टाइम से पहले ये सब ऑर्डर्स इकट्ठे करते हैं, प्राइस को रीबैलेंस करती है, फिर जाके अपना असली मूव दिखाती है। ये होता है IPDA का काम। और जो ये मैंने एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, वो हर रोज़ आपको दिखता है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली हम लोग बात करेंगे। ICT कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि लोग समझ नहीं पाते हैं, तो उसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग बात करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट पेशेंट रहिए आप लोग, सब कुछ सही टाइम पे आएगा। मैं आपको एक ही वीडियो में सब कुछ बता दूं, ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि पहली बात तो ये कि उतना लंबा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात ये कि चीज़ें ग्रेजुअली ग्रो करती हैं, जितनी स्लो चीज़ें चलती हैं उतना ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ें चलती हैं। सो ग्रेजुअली ग्रो करेंगे, अच्छे से करेंगे। बट अभी ये टॉपिक ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत इसी वीडियो उसी की वजह से वैसे ही लंबी हो गई वीडियो। अभी हम लोग जो जो टॉपिक पे थे कि हम लोग कैसे इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन को हम लोग कैसे डील करें, तो इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन का डील करने का मतलब यही सिंपल सा रहता है कि प्राइस इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इनएफिशिएंसी है, बन गई है, इनएफिशिएंसी पहले से बनती हुई आ रही है, ऐसे इनएफिशिएंसी बन गई है, तो प्राइस इनएफिशिएंसी तब फील करता है जब या तो वो लिक्विडिटी बना ले या तो लिक्विडिटी पूल बना ले। अब इस रेंज बाउंड में होगी तो यहाँ लिक्विडिटी होगी, यहाँ लिक्विडिटी होगी, इतना मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको पता है कि जब प्राइस रेंज बाउंडेड रहती है तो उसमें लिक्विडिटी ऊपर नीचे रहती है, सारे हाइज लो के ऊपर नीचे लिक्विडिटीज रहती हैं, ये सबको पता है। तो लिक्विडिटी ऐसे बनाती हैं, और नहीं पता है अगर, तो मैं अगली वीडियोस में लिक्विडिटी के बारे में भी ला रहा हूँ। सो बी पेशेंट। तो हमको बस इतना जानिए कि अभी कि जब भी हाइज और लो बनते हैं जो भी, उसके ऊपर लिक्विडिटी रहती है, मतलब कि ऑर्डर्स रहते हैं। अभी ये हो गया, हमको यहाँ पे लिक्विडिटी मिली, यहाँ पे लिक्विडिटी मिली, यहाँ पे मिली, तो लिक्विडिटी लेने के बाद या तो शूट करे, जैसे मान लेते हैं ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप हुआ, और यहाँ पे प्राइस की लिक्विडिटी पैलेस बन गई है, ठीक, ये लिक्विडिटी पैलेस बन गई है। अच्छा समझा देता हूँ, अब समझ नहीं आएगा शायद। या तो पहली बनी हुई लिक्विडिटी ग्रैब कर लेती है, फिर आती है फेयर वैल्यू गैप फिल करने के लिए, या तो प्राइस जो है वो फेयर वैल्यू गैप बनाने के बाद कोई लिक्विडिटी एरिया बनाती है, फिर आती है प्राइस अप्रोच करती है अपने गैप्स को फिल करने के लिए। जब भी पिछली लिक्विडिटी फिल हो जाए या तो कोई नई लिक्विडिटी एरिया बन जाए, तब हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि प्राइस विल गो एंड फिल द गैप्स। तो अभी बात कर लेते हैं दोनों के बारे में। मान लेते हैं कि ये एक है और ये रेंज बाउंड हो गई, यहाँ पे लिक्विडिटी बन गई प्राइस की, प्राइस नीचे आई, प्राइस ऊपर गई, ठीक, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ठीक। फिर यहाँ पे प्राइस ने क्या किया कि एक लिक्विडिटी एरिया बनाया, अब ये लिक्विडिटी हमारे फेयर वैल्यू गैप के बाद बनी, ठीक, अब ये लिक्विडिटी हमारे फेयर वैल्यू गैप के बाद बनी, तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे आए और इसको
लिक्विडिटी बनने के बाद प्राइस आए और इसको वो कर ले, फिल कर दे इस गैप को। सही हमने देख लिया। अब हम आते हैं चार्ट पे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ हमारे दिमाग में चल रही है कि प्राइस पहले की लिक्विडिटी या तो ले, या तो पहले की लिक्विडिटी ले ले, जो पहले लिक्विडिटी बनी हुई है वो ले ले, या तो फेयर वैल्यू गैप बनाने के बाद कोई लिक्विडिटी एरिया बनाए फिर ले लिक्विडिटी। सो अभी देखें तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक। पीछे की लिक्विडिटी कौन सी है, यहाँ की ये लिक्विडिटी, तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अगर हम लोग बात करें इस लिक्विडिटी की और इस लिक्विडिटी की, तो ये लिक्विडिटी थी फेयर वैल्यू गैप बनते टाइम ही ले ली। उसके बाद कौन सी लिक्विडिटी थी, ये लिक्विडिटी थी। प्राइस ने ये लिक्विडिटी ली और ये वाला फेयर वैल्यू गैप बनाया। अब देखो परफेक्ट एग्जांपल है, ये हमारी इक्वल काइंड ऑफ इक्वल लोज है। इक्वल लोज बनने के बाद प्राइस ने यहाँ की लिक्विडिटी फिल की, प्राइस नीचे आई, ठीक। ये हमारे इक्वल लोज थे, प्राइस ऊपर की फिल की, फिर यहाँ पे इक्वल लोज बने, प्राइस फिर शूट की ऊपर और यहाँ की लिक्विडिटी फिल कर दी। सो इसी तरह हम देख सकते हैं सारी लिक्विडिटीज फिल होंगी। अब इस लिक्विडिटी की बात करें तो ये तो फिल हो चुकी है इस कैंडल से। इसी तरह अगर हम बात करें तो सारी लिक्विडिटीज हमारी इसी तरह फिल होंगी। प्राइस आइदर फेयर वैल्यू गैप बनने के पहले की कोई लिक्विडिटी ले गया, या तो फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद की लिक्विडिटी लेगा। तो तब हम एंटिसिपेट करते हैं कि प्राइस जो आएगी वो फिल करेगी गैप्स को। जैसे अभी देखेंगे ये वाली लिक्विड, ये वाली वॉइड बना हमारा, ठीक। एक ये फेयर वैल्यू गैप बना और एक ये फेयर वैल्यू गैप बना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अच्छे से, यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये तीन हमारे फेयर वैल्यू गैप्स हैं। प्राइस ने यहाँ की लिक्विडिटी ली, इस कैंडल ने यहाँ की लिक्विडिटी ली, प्राइस नीचे गई और प्राइस ने यहाँ पे इस वाले एरिया को फिल कर दिया। प्राइस ने फिर एक रेंज बना दिया और फिर उसके बाद रेंज बनाने के बाद ये पूरी लिक्विडिटी जो है या फिर ये जो पूरा गैप्स है ये सबको फिल कर दिया, ठीक। सारी जगह हमको ऐसे मिलेगा। प्राइस आइदर पहले बना ले लिक्विडिटी, मतलब पहले बनी हुई लिक्विड जो फेयर वैल्यू गैप बनी है उसके पहले कोई लिक्विडिटी एरिया है उसको ग्रैब कर ले, तब हम एंटिसिपेट करेंगे प्राइस विल गो एंड फिल द गैप। आइदर और प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप बना दिया, फिर कोई एक उसके बाद फेयर वैल्यू गैप बनाने के बाद कोई लिक्विडिटी एरिया बनाए, तब हम एंटिसिपेट करेंगे तो प्राइस जो है वो गैप फिल करेगा, ठीक। ऐसे ही सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। जैसे ये तो लिक्विडिटी, ये तो फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं, तो ये फेयर वैल्यू गैप था, ठीक। प्राइस ने यहाँ की लिक्विडिटी ली, फिल कर दी इस गैप को, फिल नहीं की पूरी लेकिन फिल की, वापस से नीचे आई, यहाँ की लिक्विडिटी ली और फिर फिल कर दी। ये परफेक्ट एग्जांपल है तुम्हारा फेयर वैल्यू गैप्स या फिर गैप्स को फिल करने का। प्राइस ने यहाँ पे ये लिक्विडिटी ली, प्राइस गई लेकिन यहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग मूव नहीं दे पाई, फिर नीचे आई, यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई, टू इक्वल लोज बना के फिर ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे एक बात कर लेते हैं, ये भी दिख गया है तो ठीक। ये एग्जांपल है हमारे प्रीवियस वाले का, मतलब कि प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप बनने से पहले कोई लिक्विडिटी एरिया थी उसको ग्रैब करने वाला ही है। ये फेयर वैल्यू गैप बना, फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद प्राइस ने मेजर स्ट्रक्चर का हाई की लिक्विडिटी ली, फिर नीचे आई और यहाँ पे फिल कर दिया। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी सेम सीनियर लगेगा, ये पीछे वाली लिक्विडिटी ली और यहाँ पे आके प्राइस ने फिल कर दिया, दोनों को एक ही बार फिल कर दिया, दोनों गैप्स को, इसको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा और कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी so please like, share and subscribe this channel so that you can get notification whenever we upload our new videos. Till then, focus on your trading.